राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। सही, तो इसको लिख लो पहले नॉर्मल नोट से। स्ट्रक्चर मत बनाना है इसमें। ये कुछ कैरेक्टर्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, इसमें थोड़े बहुत एप्लीकेशन वगैरह भी मिक्सड होंगे, तो इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझेगा तो बोलो मेरे को। ये स्ट्रक्चर ऊपर का है तो इसमें मत बनाना है, खाली ये थियरी पार्ट लिखो इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ये कुछ है और नहीं है। इसके पहले मैंने तुमको बताया था, देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है। एक तो लिगैंड्स और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, तो लास्ट में भी मैंने लिखाया था कि डिपेंडिंग ऑन द लिगैंड्स अटैच्ड हम लोग sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन उनका प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और उसी प्रेडिक्शन पे क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ शेप देते हैं। अब वैसे तो हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल, तो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे कि उसका शेप कैसा होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं ना, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। नॉर्मली अगर ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, बट इसका और कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द लिगैंड्स, 4 हैं तो वो नॉर्मली टेट्राहेड्रल बनाएगा, 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल का शेप, 4 हैं तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ठीक है, फिर ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये कुछ शेप शो करता है कौन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और कुछ नहीं है, कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले से। नेक्स्ट टॉपिक डालो। इसका नाम जो भी तुम लोग प्रोनाउंस कर सको। क्या पढ़ेंगे इसको? ठीक है, सिडविक्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या फिर EAN रूल। EAN रूल का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, अगर तुमको कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इसका क्या रीजन दोगे तुम लोग? स्टेबिलिटी के लिए। सही है। तुमको अगर बोलूं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन से बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्या जरूरत है इसको, तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है, 2,8 कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन देके, जो कि हमको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन। सही है, तो मतलब हर एक एलिमेंट कहाँ जाना चाहता है, नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट तब तक बॉन्ड बनाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में 11th में किसने, मैंने पढ़ाया था तुम लोग को कि किसी दूसरे टीचर ने, तो वहां पे तुमको सर ने बताया होगा कि लेविस ने पहली थियरी दी थी केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, उसके बाद ऑक्टेट का रूल आया था। राइट है, दोनों भी थोड़ी थोड़ी गलत है, बट लेविस ने अपने कॉन्सेप्ट में बोला था कि कोई भी एलिमेंट तब तक बॉन्ड बनाते रहेगा जब तक कि उसका मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल गैस के जैसा ना हो जाए। सही है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, क्या चाहते हैं ये दुनिया से? स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब ये भी अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था वो तो कितना था, 11 था, लेकिन ये इफेक्टिवली अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और किस में कन्वर्ट कर लेता है, 10 में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि फाइनल जो कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन है, दैट पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। फाइनली मेरे पास जो एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं,
ठीक है, वही उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। और अगर वो नोबल गैसेस के इक्वल हैं तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और नोबल गैसेस से कम है तो वो अनस्टेबल होंगे। मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक्स वाई एक्स जेड में बॉन्ड बना, ए बी और सी में बॉन्ड बना, इनके सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरे को मिलता है 36, और इनके सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरे को मिलते हैं 19। मैं बोलूँ इन दोनों एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या बोलोगे? 36 वाला सही है, क्योंकि ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। ये नोबल गैस का है क्या होता, लेकिन 18 होता तब होता आर्गन का। सही है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने भी बॉन्ड बना ले, एक रूल, एक फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। अगर उस फॉर्मूले से इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस के इक्वल आता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग स्टेबल मानते हैं। अगर फॉर्मूले से निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के इक्वल नहीं आ रहे, कम ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको हम लोग अनस्टेबल मानते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के वही बात है, स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। तो जिनका एग्जैक्टली आ रहा है, वैसे कंपाउंड बनने के बाद एग्जैक्टली सेम आता ही है, बट कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दो कम रहेंगे। ठीक है, तो उस बेस पे हम लोग उनको जज कर सकते हैं कि विच इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या सिडविक थियरी वही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब तक अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग शेयरिंग करते रहेगा जब तक कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए नोबल गैसेस के इक्वल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का रूल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 into नंबर ऑफ लिगैंड। ठीक है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल है, और आई होप इसमें से सारी चीजें तुमको पता होती हैं। एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको निकालने आता ही है। जितने भी लिगैंड्स हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे को पता है एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। सही है, तो 2 लिगैंड होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक्चुअल में घूम फिर के मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। देखो, अगर मैं बोलूँ कि CONH36 का, ठीक है, CONH36, और यहाँ पे मैंने चार्ज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें तुम लोग मत करना कि ये चार्ज कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बुक में दिया हुआ है तो लेके चलोगे। इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, तो पहले तो तुमको अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगभग किसके आएगा, इक्वल नोबल गैसेस के। ठीक है, नोबल गैसेस के इक्वल आना चाहिए। तो अब निकालो, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? 27। ठीक, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल लिगैंड है, ये तो 0 ही है, तो कोबाल्ट किसके इक्वल होगा, +3 के। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, +3 है, तो यहाँ पे जब 3 रखोगे तो अपने आप माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस है ना फॉर्मूले में। प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 6। हो, क्या मिल रहा है, 27 माइनस 3 कितना होगा, 24, और ये +12, कितने मिले, 36। समझा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आ गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक और देखते हैं। नहीं मतलब आएगा लगभग सिमिलर आएगा, 33 34 ऐसा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो एकदम, हाँ, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो एकदम इक्वल आएगा।
हल्का फुल्का अनस्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जैसे एक दो एग्जांपल और देखो, अगर मैं बोलूँ FeCN6 रेज टू -4, ठीक, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले एटॉमिक नंबर Fe26, फिर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना, +2, कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ही आएगा ना। इक्वल के इस साइड -4 है, साइनाइड का -1 होता है, तो उस साइड जाएंगे 6 साइनाइड तो कितना हो जाएगा, +6, और माइनस होगा तो +2, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अपने पास, 6, 26 में से 2 गए 24, और ये 12, अगेन देखो कितना आ रहा है, 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुमको एग्जाम में निकालने के लिए देते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मतलब 2 मार्क्स में तो बहुत मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है कि डिफाइन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कैलकुलेट द EN ऑफ दिस पर्टिकुलर, कुछ दे देगा तुमको कॉम्प्लेक्स, बोलो। हाँ, तो जो बीच में रहता है मैटर तो उसी का फंसता है ना, सेंट्रल मेटल का ही निकालते हैं। साइड वाले तो अपने आप को स्टेबल कर ही लेते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो डोनेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो भी चीजें तुम निकाल, हम्म, बोल बोल, समझ गया। हम्म 30 तक के ही पूछेंगे, कभी कभी एडवांस में पूछ लेते हैं लोग बड़े प्लैटिनम वगैरह के, तो साइड में एटॉमिक नंबर देगा तेरे को, ठीक है, बड़े एलिमेंट, बट ऑक्सीडेशन नंबर तुमको खुद को निकालना पड़ेगा। बाकी बड़े एलिमेंट का वो लोग दे देते हैं एटॉमिक नंबर, तो पहले ये लिख लो। छोटे मोटे का क्यों देंगे उतना, तो थर्ड पीरियड का नहीं देंगे तुमको कभी भी, फोर्थ फिफ्थ पीरियड से एलिमेंट उठाएंगे तो देंगे, ठीक है। लिख लो इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल आयन प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू इट बाय द लिगेंड्स which is nearly equal to, आगे कंटिन्यू कर लेना, which would be nearly equal to noble gases। फिक्स नहीं होगा कि नोबल गैसेस के इक्वल ही आएंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी वी कैन डिसाइड द EN। Fe का एटॉमिक नंबर 26, प्लैटिनम का 78 है, मैग्नीज 25 है, वेनेडियम 23 है ना, और Fe अगेन 26। अब ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग, वी वेनेडियम है 23, देख टाइटेनियम फिर थर्ड वाले ही पीरियड में आता है, थर्ड नहीं फोर्थ वाले में। तो इसका एटॉमिक नंबर देखो और कैलकुलेट करो, सबके नहीं आएंगे इक्वल, तो तुम लोग देख के बता सकते हो कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। Cl6 है, क्लोरीन है, है 36, दूसरे का 86, थर्ड 36, फिर इसका 45। ये वेनेडियम वाले का तो 33 आना चाहिए यार, चेक करो वापस एक बार। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ले रहे हो क्या, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 23, -0 +5 इंटू 2, 10 और ये 23, 33 होगा, 36 नहीं होगा, गलत है, 33 है।
इसमें देखना ये क्या बोला था मैंने, 25 रखने को, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 0। ठीक है, प्लस लिगैंड कितना है, 2 × 10, ये भी 35 ही आएगा ना। अच्छा 45, बराबर 45 आएगा ये। करेक्ट, 45 आएगा ये। किसके 45 के आसपास तो क्या है, जेनॉन कितना है, 50 है ना। हाँ, तो अनस्टेबल है, दिख रहा है 54 और 45 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये 33 वाला भी अनस्टेबल होगा, 35 वाला भी अनस्टेबल होगा, तो स्टेबल वाले ये दोनों हैं तुम्हारे स्टार्टिंग के। तो हम लोग एक टाइप से ये निकाल के कंपेयर करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। अगर इन पांचों में से मेरे को बोले सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो मैं किसको लूँगा सबसे पहले, इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल, फिर इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, ये, फिर 33 वाला, और फिर लास्ट में ये वाला। राइट ना। आइसोमर्स पता है ना अपने को, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी बहुत सारे टाइप के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अगर आइसोमर हम लोग देखेंगे ना, तो मेजरली दो टाइप के आइसोमर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम लोग दूसरे वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब स्टीरियो में दो पार्ट आते हैं, स्ट्रक्चरल में तो कुछ भी नहीं आता, बट स्टीरियो में दो पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरे ऑप्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आइसोमेरिक फॉर्म्स देखता हूँ, तो मेजर जो डिवीजन है वो ऐसा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर मतलब समझते हो क्या होते हैं, इनको हम लोग 3D आइसोमर्स भी बोलते हैं। हाँ, रोटेशन वाले, जिनको तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर देख के नहीं पहचान पाओगे, उसको तुमको 3D में ही देखना पड़ेगा, तो अपने को क्लिक होता है कि नहीं इसका स्ट्रक्चर अलग है उसका। हम लोग ने देखो इसमें पढ़ा था यार, हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने तुम लोग को ये पढ़ाया था ना, SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, उसी में देखो एनैंशियोमर्स आए थे और रैसिमिक मिक्सचर आया था, जिसमें RS कॉन्फ़िगरेशन होता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वो सब चीजें मैं कैसे देखूंगा, 3D में देखूंगा तभी मेरे को समझ में आएंगी। अब मैं एक पेज पे बना दूं, बोलूं भाई मेरे को बता ये R कॉन्फ़िगरेशन है कि ऐसे, तो नहीं बता सकते तुमको वो 3 डायमेंशनल में ही देखना पड़ता है। तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल तो पता है ना, सीज और ट्रांस वाले। ठीक है, उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। ऑप्टिकल में तुम्हारे आते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन या कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, RS क्या बताया था फुल फॉर्म, रेक्टस सिनिस्टर, डेक्स्ट्रोलेवियो, और ये भी डेक्स्ट्रोलेवियो ही है, बट कैपिटल D और कैपिटल L ना हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में यूज करते हैं। नोटिस किया था तुम लोग ने, जब मैं डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज पढ़ा रहा था बायोमोलिक्यूल्स में। अरे भाई, बायोमोलिक्यूल्स में अपन बोल रहे थे ना, D+ ग्लूकोज, L- ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। हाँ, तो ये जो बड़े कैपिटल वाले होते हैं, ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होते हैं, बाकी RS और DL हम लोग नॉर्मल कंपाउंड के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सब है, बट अच्छी बात ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, इसके बारे में आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो फिर भी अपन चीज़ों को देखेंगे, क्या मालूम नसीब खराब हो जाए तो मैं लिखा देता हूँ तुम लोग को ये सब। बट इसके आइसोमेरिक फॉर्म पे कभी भी क्वेश्चन ना आया है, और मुझे नहीं लगता कभी आएगा।
ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्नर थियरी है, लिगैंड्स के ऊपर डेफिनेशंस हैं, फिर आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, ये टॉपिक स्टार्टिंग वाला। पहले यहाँ तक लिखो, फिर एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चरल के कुछ पार्ट्स हैं और फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी देखेंगे। तो देखो है क्या, एक एक करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला क्या बोला उसने, आयोनाइजेशन। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखो और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, दोनों में देखो एक Cl एक Br एक आयोडीन, एक Cl Br आयोडीन, अंदर के लिगैंड सेम है। अब तुम लोग सोचो, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पानी में डिसोसिएट करूं और इस मॉलिक्यूल को पानी में डिसोसिएट करूं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आई निकलेगा और बाकी सब अंदर रह जाएगा। और इसमें क्या डिसोसिएट होगा, ये Br। ठीक है, तो कोई ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिसोसिएशन के बाद क्या दे रहे हैं, अलग अलग आयंस दे रहे हैं क्या, ये I माइनस का आयन देगा और ये Br माइनस का आयन देगा। सही है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन दे गिव डिफरेंट आयंस आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझा, लिखा ना, देखो दे हैव सेम formula but produce different ion in the solution also known as ion-ion exchange isomers। उनका दूसरा नाम ये है। हाइड्रेशन आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर्स या इनको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमर्स भी बोलते हैं इनको। अब देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये, ठीक है, FeH2O6, यहाँ पे जो 6 लिगैंड हैं वो किसके हैं, वाटर के हैं। सही है, अगर मैं इसमें से एकाक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूंगा तो इसके लिगैंड्स कम होंगे, और लिगैंड्स कम होंगे तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को अंदर खींचेगा। यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो इसका जो Cl3 था उसका Cl एक अंदर आ गया। ये वर्नर की थियरी में भी हो रहा था, याद है, CONH3, और इसमें जब हम लोग NH3 कम करते थे तो वो Cl को खींच लेता था। सही है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। हाइड्रेशन आइसोमर का मतलब क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में ना तुमको चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 5 है, बट इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सही है, तो वाटर ऐसे आइसोमर को हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर बोलते हैं। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में तुमको चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे खाली। द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। क्लियर हुआ, जैसे मैं इसका और आइसोमर बना सकता हूँ एक, और अगर वाटर बाहर निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक Cl को और अंदर डालना पड़ेगा, एक और वाटर निकालूं तो तीनों Cl अंदर आ जाएंगे। जैसे अगर इसका मैं ऐसे भी लिख दूं FeH2O थ्राइस और Cl3 और बाहर 3 H2O, तभी वो भी इसका क्या होगा, आइसोमर ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि खाली चेंजेस अपने को किसमें देखने को मिल रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इसी वजह से इनको हाइड्रेशन आइसोमर या हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर बोलते हैं। H2O को अगर 4 करूंगा तो मेरे को एक और Cl अंदर डालना पड़ेगा। अब एक ही Cl बाहर बचा और H2O बाहर कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। सही है, इसी का आइसोमर मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि वाटर को 3 ही रहने दो अंदर और तीनों Cl को अंदर डाल दूं और बाहर मेरे को कितने वाटर रख दूं, 3H2। सही है, तो इन चारों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, खाली चेंजेस कहाँ देखने को अपने को मिल रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो रहे हैं अंदर। सही है, तो जब भी वाटर के मॉलिक्यूल में फर्क देखने को मिलता है बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो ये चारों आइसोमर को हम लोग एक दूसरे का कौन सा आइसोमर बोलेंगे, हाइड्रेशन आइसोमर्स। क्लियर हुआ, हम्म, बोलो। हाँ, वाटर रहेगा उसमें, बिना वाटर के हाइड्रेटेड कैसे बोलोगे उसको।
लिख लो ये वाला सेकंड वाला। लिंकेज आइसोमर। तुम लोग को देखो ऑर्गेनिक में मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को, साइनाइड। बट इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं तो आइसोसाइनाइड। ये अपने पास साइनाइड का है स्ट्रक्चर और ये आइसो का। सही है। इनका नाम क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इनकी लिंकेज क्या हो जा रही है, अल्काइल ग्रुप से चेंज हो जाती है। पहले कार्बन बॉन्ड बनाता है फिर नाइट्रोजन बनाता है। तो जब भी लिंकेज चेंज होती है, ठीक है, तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। बट यहाँ पे हम लोग नॉर्मल आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सपोज करो अगर मैंने तुमको ऐसे लिख के दिया है FeCN6, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल दे दूं और दूसरा इसी की जगह पे मैं लिख दूं FeNC6। सही है, फर्क दिख रहा है दोनों में। यहाँ पे कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है। तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर, जिनकी लिंकेज विद द सेंट्रल मेटल एटम इज डिफरेंट। समझ में आया सबको। यहाँ पे देखो लिंकेज आइसोमर दिया हुआ है, ये दिख रहा है, कोबाल्ट है, NH2 5 OCN है, ठीक है, OCN है, और यहाँ पे CO NH2 5 NCO दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे किसकी लिंकेज है, ऑक्सीजन की, यहाँ पे किसकी लिंकेज है, नाइट्रोजन की। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने एग्जांपल लिखा था वो भी तुम लोग लिख सकते हो, वो ज़्यादा सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर हुआ। बोलना। There is an interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ion present in a complex। तो जब भी अपने को ऐसी चेंजेस देखने को मिलेगी तो हम लोग उनको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। मतलब सेंट्रल मेटल एटम ही क्या कर रहा है, एक दूसरे की एंटिटीज को, एक दूसरे एंटिटीज से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। लिख लो इसको भी।